तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और आज आप लोग हैं प्रशांत सर यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें क्लास 12th ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट जो कवर किए जाएंगे। और इसमें मैं थोड़ा आपको फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा चैप्टर्स का, ताकि आपको थोड़ा क्लियरिटी आ जाए सब्जेक्ट पे। और जैसा कि आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम्स अब आने ही वाले हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस क्लास 12th की जो बुक का नाम है पॉलिटिकल साइंस का ये पार्ट सेकंड है। इस बुक का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले मैं इस बुक के बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो बुक है ना, पॉलिटिक्स इन इंडिया की, तो ये इसकी स्टार्टिंग डेट है 1947 से, जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है। तो हमारा देश जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर में था, काफ़ी 200 साल से मतलब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। उसके बाद 1947 को ये आज़ादी मिल जाती है हमें। तो 1947 से लेके जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होके लागू हो जाता है, तब तक का इसमें मतलब पूरी हिस्ट्री भी चलेगी और हिस्ट्री के साथ साथ इसमें पॉलिटिक्स भी है। तो मतलब इस बुक में आपको दो चीजें पढ़नी है, तब से लेके अब तक की जो हिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री क्या रही है, पॉलिटिकल पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी हिस्ट्री देखेंगे, और साथ में पॉलिटिक्स जो है वो तो आपको देखना ही देखना है, ठीक है। तो ये था मतलब पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 का थोड़ा ओवरव्यू कि इसमें हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों ही कंटिन्यू है साथ में। तो जब हमारा देश आजाद हो जाता है 1947 को 15 अगस्त को, तो उसके बाद वहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग की मतलब कि हमारा देश आजाद हुआ था नया नया एकदम। तो ब्रिटिशर्स तो चले गए थे, बट हमारे पास कई सारे चैलेंजेस छोड़ गए थे और हमारे देश को मतलब पूरा राष्ट्र निर्माण जो आप कह सकते हैं, नेशन बिल्डिंग मतलब राष्ट्र निर्माण कहना। तो इसमें कई सारी दिक्कतें थी। मतलब हमको शुरू से एकदम जीरो से स्टार्ट करना था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था इकोनॉमिकली, सोशली, और हर तरह से एकदम मतलब बैकवर्ड कर दिया था कंट्री को। तो पूरे बहुत सारे चैलेंजेस थे, जिससे कि हमें पूरा कंट्री मतलब स्टार्टिंग से कंट्री बनानी थी, गवर्नमेंट स्टैब्लिश करनी थी, देश का डेवलपमेंट भी करना था, बहुत सारी चीजों को देखना था। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या, चैलेंजेस ऑफ नेशन। अब नया नेशन जो हमारा बना है, जैसा कि आप जानते हैं, जो पूरा हमारा इंडिया था, तो इंडिया के ब्रिटिशर्स ने दो टुकड़े किए। एक तो पाकिस्तान बना इधर साइड, एक पाकिस्तान, और इधर मतलब पाकिस्तान भी दो बने थे, एक इधर वेस्ट पाकिस्तान और इधर एक ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो मतलब स्टेट्स का डिवीजन तो हो ही गया था कंट्री का। तो इसके बाद कई सारे मतलब हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आए थे। तो जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन अगस्त 1947। अगस्त 1947 को हमको आजादी मिल गई थी। लेकिन आजादी के तुरंत बाद देयर वर थ्री चैलेंजेस, हमारे पास मेजर थ्री चैलेंजेस थे, जिनको मतलब चैलेंजेस को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। पहला और इमीडिएट चैलेंज था, पहला और इमीडिएट चैलेंज था कि हमें एक नेशन का शेप देना है, जो कि एक यूनाइटेड नेशन होगा और अकोमोडेटिव ऑफ डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी। तो इंडिया जो है काफी मतलब हमारा इतिहास ही रहा है डाइवर्सिटी का, कई सारे रिलीजन कल्चर सब इंडिया में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि हम कैसे इसको यूनाइट करेंगे इतने ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी, ठीक है। और इसके साथ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जो गरीबी है उसको भी दूर करना था। अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, उन सबको एकदम डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। तो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत लार्ज स्केल पे फैल चुका था। तो इन सबको दूर करना था, इन सब प्रॉब्लम्स को। तो पहला चैलेंज था वही शेप ऑफ द मतलब कंट्री को यूनाइट करने का पहला चैलेंज था, ठीक है। पहला चैलेंज है यूनाइट द कंट्री। अब सेकंड चैलेंज जो है, सेकंड चैलेंज था, अब अगर पहला मतलब जो पहला चैलेंज अगर हम पूरी तरह से फुलफिल कर लेते हैं, उसको पार कर लेते, तो हमारे पास फिर सेकंड चैलेंज जो है, ये यहाँ पे डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना, ठीक है। मतलब
चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, बट हमने उसको प्रायोरिटी दी कि हमारा जो मेन सबसे पहला चैलेंज जो है वो क्या होगा, सबसे पहले हम किस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। तो सबसे पहला हमने चुना कि हमें यूनाइट करना है अपने देश को, क्योंकि अब इसमें देखिए दो टुकड़े तो हो ही गए थे। अब यहाँ पे कंट्री के अंदर कई सारे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, ठीक है। तो उन प्रिंसली स्टेट्स का भी मतलब ये था कि जैसे ब्रिटिशर्स जब गए, तो ऐसे समझ सकते हैं, जब ब्रिटिशर्स गए तो इंडिया का कुछ हिस्सा जो है वो ब्रिटिश के अंडर में था, और कुछ हिस्सा जो था वो प्रिंसली स्टेट्स के अंडर में था, ठीक है। ये पूरे होल इंडिया को अगर हम डिवाइड करते तो कुछ हिस्सा ब्रिटिशर्स के अंडर में था, डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे, और कुछ हिस्सा प्रिंसली स्टेट्स कंट्रोल कर रहे थे। जब ब्रिटिशर्स गए तो उन्होंने अपना जिस एरिया पे उनका कब्जा था वो तो हमें ट्रांसफर कर दिया, आधा पाकिस्तान को, या मतलब जिस हिसाब से थोड़ा पाकिस्तान को और बाकी इंडिया पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स का था, इनके साथ प्रॉब्लम आ रही थी कि क्योंकि कुछ लोग जो है, कुछ प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान के साथ ज्वाइन होना चाह रहे थे, कुछ इंडिया के साथ ज्वाइन होना चाह रहे थे, और कुछ इंडिपेंडेंट भी रहना चाह रहे थे कि हम किसी के साथ ज्वाइन नहीं होंगे, हम अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे। तो पहला चैलेंज सबसे बड़ा इसीलिए था क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स की मेन प्रॉब्लम थी, ठीक है। इसके बाद सेकेंड चैलेंज हमारे पास आया डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने का। तो इतनी डाइवर्स कंट्री जो है हमारे यहाँ पे, मतलब इतना बड़ा एक कॉन्टिनेंट के साइज की कंट्री है, उसमें एक मतलब डेमोक्रेसी हमें स्टैब्लिश करना था, क्योंकि हर तरह की मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखा गया, तो देखा गया कि मतलब जो स्कॉलर्स थे उनको लगा कि जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट होगा हमारी कंट्री के लिए। और वैसे भी डेमोक्रेसी बेस्ट होता ही है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी ही होती है एक तरह से, जो ओवरऑल डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकती है। और तीसरा चैलेंज है कि हमें ये इंश्योर करना है कि जो डेवलपमेंट है कंट्री का, और साथ में लोगों का वेलबींग यानी जो वेलफेयर है वो हो ऑफ द एंटायर सोसाइटी, नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शंस। आजादी के बाद जो कुछ सेक्शंस जो है, मतलब कुछ समाज के कुछ वर्ग जो है वो ज्यादा हाई क्लास बन गए थे, और कुछ जो है बहुत ज्यादा डाउनग्रेड हो गए थे, मतलब पॉवर्टी के अंदर में आ गए थे, गरीबी बहुत ज्यादा फैल गई थी, कुछ ही लोग जो थे बहुत ज्यादा डेवलप हो गए थे। तो तीसरा चैलेंज हमें था कि पूरा इक्विटी मेंटेन करना है, इक्वालिटी देना सभी लोग को, कि सभी को बराबर डेवलप करना है, ठीक है। अब इसके बाद पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। तो ज्यादातर जो हेडिंग्स है इसमें, ये मैंने बुक के अकॉर्डिंग ही बनाई है, जैसे बुक में हेडिंग्स दी गई हैं वैसे यहाँ पे भी हेडिंग्स हैं। तो पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। तो पार्टीशन होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इस पार्टीशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट किया जाता है, काफी एक बड़ी पॉपुलेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। और रिहेबिलिटेशन मतलब कि उनको दोबारा दूसरी जगह पे रहने के लिए देना, ठीक है, रहने के लिए मतलब पूरा इंतजाम करना। फिर ऑन 14 to 15 अगस्त 1947 टू नेशंस इंडिया एंड पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये दो नेशंस जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान 14 और 15 अगस्त को बनते हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को इंडिया आजाद होता है। अब जो ये लाखों पीपल हैं, लैक्स ऑफ पीपल फ्रॉम द बोथ साइड लॉस्ट देयर होम्स। अब ऐसा था कि मतलब जैसे इंडिया में कोई इंसान बैठा है, ठीक है, ये मतलब बिल्कुल भी प्लान तरीके से नहीं होता है, ठीक है। मतलब लोग बैठे हुए हैं, उनको पता चलता है कि हम ये जो कंट्री है वो डिवाइड हो चुका है, हम पाकिस्तान में आ चुके हैं, या कुछ लोग जो है इंडिया में आ चुके हैं। मेनली जो बॉर्डर पे जो स्टेट्स या जो लोग रह रहे थे उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। कई सारे मतलब दोनों साइड अपने जो है घर लोग खो देते हैं, जाने चली जाती हैं, और प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, और विक्टिम बन जाते हैं वो कम्युनल वायलेंस का। दोनों तरफ कम्युनल वायलेंस एकदम चरम पे थी, तो एकदम हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मारने पे उतर आए थे, बहुत ज्यादा हेट फैला हुआ था। ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी बेल्ट वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान वाज क्रिएटेड। तो पूरा इंडिया जैसे हम देखें तो सॉरी पूरा इंडिया अगर हम देखें तो जो इस इधर साइड वाला एरिया है ईस्ट का, और एक इधर साइड एरिया था वेस्ट का, तो ये जो दो एरिया थे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे। तो इसके बेसिस पे कंट्री को जो है डिवाइड की गई। तो कंट्री का जो डिवीजन है वो रिलीजन के बेसिस पे हुआ है। कंट्री किस बेसिस पे डिवाइड हुआ है, तो रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड किया गया था। जो एरियाज मुस्लिम मेजोरिटी के हैं उनके लिए पाकिस्तान बना दिया गया, और जो एरिया हिंदू मेजोरिटी का था उसको इंडिया में रखा गया। तो वर सेपरेटेड बाय लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी। तो ये जो मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया था ये इंडियन टेरिटरी से सेपरेट कर दिया जाता है। अब एक पर्सन का नाम है खान अब्दुल गफर खान, तो इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है।
अब ये लीडर कहाँ के थे? ये लीडर थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के। तो आप पूछेंगे ये कहाँ पे है? तो जो पाकिस्तान का एरिया था, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान, यहाँ पे मतलब इस वाले एरिया में, एक मिनट में पेन चेंज करता हूँ। यहाँ इस वाले एरिया में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है। तो इस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को, मतलब ये जो खान अब्दुल गफर खान है, ये नहीं चाहते थे कि ये पाकिस्तान में ज्वाइन हो। ठीक है, मतलब ये पाकिस्तान में ज्वाइन नहीं चाहते थे, कि चाहते थे कि ये एरिया जो है इंडिया में रहे। बट क्या होता है कि बाद में फिर इनकी बात नहीं मानी जाती और ये जो एरिया है पूरा पाकिस्तान में ज्वाइन हो ही जाता है एट लास्ट। ठीक है, मतलब डिस्पाइट हिज अपोजिशन, इनके अपोजिशन करने के बाद भी जो NFWPA यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाता है। अब है पोर्शन ऑफ पंजाब एंड बंगाल कॉज द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। सबसे ज्यादा असर किसको पड़ा? पंजाब को और बंगाल को। अब क्यों पड़ा? क्योंकि ये दो हैं जो बॉर्डर स्टेट्स पड़ते हैं। पंजाब भी यहाँ इस साइड नॉर्थ साइड वेस्ट साइड बॉर्डर पड़ता है और बंगाल जो है वो ईस्ट साइड बॉर्डर पड़ता है। तो ये बॉर्डर वाले स्टेट्स होने की वजह से सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है, कम्युनल वायलेंस जो होती है, वो यहीं पे झेलते हैं ये लोग। तो आप ये मैप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस एरिया में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, जिसके लीडर थे खान अब्दुल गफर खान, जो अपोज कर रहे थे पाकिस्तान में ज्वाइन होना, बट इनकी बात नहीं सुनी जाती और ये एरिया भी पाकिस्तान में ज्वाइन हो जाता है। और हमारा ये जो ऑरेंज और ये ऑरेंज वाला हिस्सा दिख रहा है, ये इंडिया का पार्ट बनता है। जो ग्रीन वाला है वो पाकिस्तान का बनता है। और जो आपको ये ग्रे वाला एरिया दिख रहा है, ये थे प्रिंसली स्टेट्स जो इंडिया में ज्वाइन नहीं होना चाह रहे थे। ये एक पाकिस्तान का प्रिंसली स्टेट है। और ये हैदराबाद, निजाम यहाँ के लीडर हुआ करते थे, किंग हुआ करते थे, निजाम ऑफ हैदराबाद। गोवा का रीजन, तो ये सब ज्वाइन नहीं होना चाहते थे। सिक्किम भी। तो इन सब ने मतलब काफी प्रॉब्लम से इनको ज्वाइन करवाया गया, बट एट लास्ट ज्वाइन हो ही गए। देन नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है कि इसका रिजल्ट क्या होता है। इतना बड़ा जो पार्टीशन किया गया पूरी कंट्री का, तो उसके क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं। तो जो ये ईयर था 1947, ये एक ऐसा साल था जिसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट, मोस्ट एब्रप्ट, अनप्लान्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एज नोन। यानी इतिहास का, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का जो है अनप्लान्ड और मतलब ट्रांसफर होता है पॉपुलेशन का। ठीक है, अब दोनों साइड जो माइनॉरिटीज थी, मतलब इंडिया में जो माइनॉरिटीज थी वो मुस्लिम माइनॉरिटीज, और जो पाकिस्तान है वहां पे हिंदू माइनॉरिटीज थी। तो दोनों साइड ये अपने घर छोड़ के चले जाते हैं और एक टेम्पररी शेल्टर लेते हैं रिफ्यूजी कैंप्स में। जैसे इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो यहाँ से भाग के जाते हैं पाकिस्तान में, वहां पे रिफ्यूजी कैंप्स में शरण लेते हैं। रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी होता है, मतलब जो दूसरे कंट्री में जाके शरण लेता है वहां पे। तो ये रिफ्यूजी कैंप्स में जाके वहां पे रुकते हैं, शरण लेते हैं। वुमेन्स वर ऑफन एब्डक्टेड, रेप्ड, अटैक्ड एंड किल्ड। तो वुमेन्स पे अटैक हो रहा था, किल्ड, मारी जा रही थी, किडनैप कर लिया जा रहा था। और दे वर फोर्सली कन्वर्टेड टू अदर रिलीजन, और जबरदस्ती उनको अलग रिलीजन में भी कन्वर्ट कराया जा रहा था। जो मान जा रही थी तो उनको उनकी जान बच जा रही थी, बट जो नहीं मान रही थी तो उनको मतलब उनकी एट लास्ट मार ही दिया जाता था। फिर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फेल्ड ऑन बोथ साइड। दोनों साइड जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, मतलब जो गवर्नमेंट का पूरा सेटअप है, लॉ एंड ऑर्डर है, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। दोनों साइड ही फेल हो जाता है और बहुत ही ज्यादा, देयर वाज अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। दोनों तरफ जान माल का पूरा पूरा नुकसान होता है। कम्युनल वायलेंस वाज ऑन इट्स कल्मिनेशन, मतलब कम्युनल वायलेंस, जो सांप्रदायिक दंगे हैं, वो अपने चरम पे पहुंच चुके थे इस ईयर में, पर्टिकुलरली 1947 में। अब है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो इंटीग्रेशन मतलब उसको जोड़ के रखना, प्रिंसली स्टेट्स को ज्वाइन कराना इंडिया में, या फिर जो पाकिस्तान वाले हैं वो अपने में ज्वाइन कराना। तो हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देयर वर टू टाइप्स ऑफ प्रोविंसेस इन इंडिया। इंडिया में दो टाइप्स के प्रोविंसेस थे, जैसा कि मैंने अभी बताया था। द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, मतलब एक हिस्सा वो था जो डायरेक्ट ब्रिटिश के रूल में था। ब्रिटिश प्रोविंसेस जो डायरेक्ट
ऐसा एरिया जो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के अंडर में था, डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और दूसरा हिस्सा जो था वो था प्रिंसली स्टेट्स का। प्रिंसली स्टेट्स में कौन गवर्न कर रहा था? इसको इंडियन प्रिंसेस गवर्न कर रहे थे, इसलिए इनको प्रिंसली स्टेट्स बोला जा रहा था। तो इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस देयर वर ऑलमोस्ट 565 प्रिंसली स्टेट्स, यानी आजादी के बाद 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। अगर आप सोच के देखिए, अगर हम इनको बोल देते कि आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, तो इंडिया के फिर कितने टुकड़े हो सकते थे? मतलब 565 प्रिंसली स्टेट्स बन जाते इंडिया में। और मैनी ऑफ देम ज्वाइन द यूनियन, इंडियन यूनियन। तो इसमें से ज्यादातर जो है उन्होंने इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया, बट कुछ लोग जो है ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे, जिनमें नाम है त्रावणकोर का, हैदराबाद का, कश्मीर का और मणिपुर का। तो ये लोग शुरुआत में इंडियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे, बट आगे जाके इनको ज्वाइन करवाया जाता है। हमारी गवर्नमेंट, कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग के साथ एग्रीमेंट होता है, कुछ लोग के साथ मिलिट्री ऑपरेशन किया जाता है, बट एट लास्ट इनको ज्वाइन करवाया जाता है किसी न किसी तरह से। गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रहती है इनको ज्वाइन करवाने में? तो देन द interim government took a firm steps against the possible division of India into small principalities of different sizes. तो जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 को, तब से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950 को, तो इसके बीच में जो गवर्नमेंट बनी वो इंटरिम गवर्नमेंट थी। तो अब इंटरिम गवर्नमेंट जो थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि इंडिया के और ज्यादा टुकड़े ना हो, छोटे छोटे। तो इसने बहुत ज्यादा हार्श स्टेप्स उठाए ताकि इंडिया के और डिविजन्स ना हो पाए। स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज मतलब छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स ना बन जाए छोटे छोटे। द गवर्नमेंट्स अप्रोच वाज गाइडेड बाय थ्री कंसिडरेशन। गवर्नमेंट ने यहाँ पे तीन अप्रोच अपनाई। पहला ये किया इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ द मोस्ट पीपल ऑफ द मोस्ट प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग थे वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहते थे। तो एक तो वोटिंग के बेसिस पे कराया गया कि जो सिटीजन है उनमें वोटिंग करा लेते हैं कि कौन किधर ज्वाइन होना चाहते थे। वोटिंग के बेस पे वो इंडियन यूनियन में ज्वाइन हुए। अगला है सेकंड अप्रोच क्या है, द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन। तो जो हिचकिचा मतलब जो प्रिंसली स्टेट ज्वाइन नहीं होना चाह रहे थे, जो थोड़ा हिचकिचा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उनसे ये बोला कि ठीक है, आप थोड़ी सी ऑटोनॉमी यानी थोड़ा सा आप इंडिपेंडेंस रख लीजिए, आप अपने डिसीजंस जो है अपने थोड़े बहुत खुद ले सकते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमी मतलब होता है जब हम किसी को डिसीजन लेने का राइट देते हैं तो वो ऑटोनॉमी होती है। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आप थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस रख सकते हैं, अपने हिसाब से चला सकते हैं। और थर्ड इन्होंने अपनाया कि कंसिडरेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन हैज अज्यूम्ड सुप्रीम इंपॉर्टेंस। यानी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग सबसे जो मोस्ट सुप्रीम इंपॉर्टेंस की जो चीज थी वो ये थी कि कंसोलिडेट करना, कंसोलिडेट मतलब कि इकट्ठा करना, जोड़ के रखना, ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज, हमारी जो बाउंड्रीज हैं उनको बनाए रखना, उसको मतलब कि और उसके टुकड़े ना हो, कह सकते हैं, इससे बचाना। फिर आता है एक वर्ड जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक मतलब डॉक्यूमेंट है, एग्रीमेंट कह सकते हैं, ये एक एग्रीमेंट टाइप का है। ये डॉक्यूमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक डॉक्यूमेंट है जिसको साइन करवाया जा रहा था प्रिंसली स्टेट से। तो क्या होता है कि इसमें ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स साइंड अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक डॉक्यूमेंट था जिसको साइन करने के बाद वो जो स्टेट है वो इंडियन यूनियन का पार्ट बन जा रहा था। बट द एक्सेशन ऑफ द जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट। तो बाकियों ने तो एग्रीमेंट ये साइन कर दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की हम इंडियन यूनियन का पार्ट हैं, लेकिन बस यही है कि ये कुछ स्टेट जो हैं प्रिंसली स्टेट, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, ये इनको ये साइन करवाना बहुत मुश्किल का टास्क था। आफ्टर द इनिशियल रेजिस्टेंस, शुरुआत में मतलब रेजिस्टेंस तो करते हैं ये लोग, विरोध करते हैं, लेकिन फिर सितंबर 1948 में जो हैदराबाद है, हैदराबाद को मर्ज कर दिया जाता है इंडियन यूनियन। कैसे मर्ज करते हैं? बाया मिलिट्री ऑपरेशन, यानी हैदराबाद अपने सीधे सीधे नहीं ज्वाइन हो रहा था, तो इसके लिए फिर आर्मी को भेजा गया था। फिर आर्मी ऑपरेशन वहां पे किया जाता है, तब जाके हैदराबाद इस एग्रीमेंट पे साइन करता है और सितंबर 1948 में इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाता है। पर the government of India succeeded in pressuring Maharaja of Manipur into signing a merger agreement in September 1949.
फिर नेक्स्ट ईयर सितंबर को ही 1949 में जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो प्रेशर बनाती है महाराजा ऑफ मणिपुर। तो जो मणिपुर पहले ज्वाइन नहीं होना चाह रहा था, इस पे काफी ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है कि आर्मी ऑपरेशन किया जाएगा आपके ऊपर भी। तो मतलब प्रेशर बना के जबरदस्ती इनसे ये एग्रीमेंट साइन करवा लिया जाता है। और ये जो एग्रीमेंट महाराजा साइन करते हैं, ये वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी मणिपुर की, नई नई बनी थी, तो उससे भी नहीं पूछा जाता है, ना उससे कंसल्ट किया जाता है। मतलब वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली से कंसल्ट किए बिना महाराजा ऑफ मणिपुर से ये एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है और इंडियन यूनियन ये करवाता है। फिर सारे स्टेट्स मतलब जब इकट्ठा हो जाते हैं, कंसोलिडेट हो जाते हैं, फिर इसके बाद किया जाता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, सारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना। ठीक है। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस रिकॉग्नाइज द डिमांड ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। मतलब जब नेशनल मूवमेंट हमारा चल रहा था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इसके लीडर्स मतलब वहां पे क्या हो रहा था कि सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि स्टेट्स को थोड़ा रीऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि एक स्टेट में अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए ये मतलब वो लोग चाहते थे कि हम इसको थोड़ा रीऑर्गेनाइज कर देते हैं, अलग अलग इसकी सब यूनिट्स बना देते हैं। तो अलग अलग डिबेट चलती हैं कि हम किस बेसिस पे करेंगे, जो स्टेट्स को हम रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको किस बेसिस पे किया जाएगा। तो काफी ज्यादा डिस्कशन और डिबेट के बाद ये निकल के आता है कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे। तो स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन ये किस बेसिस पे किया जाता है, तो ये लैंग्वेज के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे सारे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। और पार्टीशन किस बेसिस पे किया गया था, तो पार्टीशन किया गया था रिलीजन के बेसिस पे, पार्टीशन रिलीजन के बेसिस पे किया गया था। और जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन है ये लैंग्वेज के बेसिस पे किया जा रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस आइडिया वाज पोस्टपोन्ड, लेकिन शुरुआत में जब वो नेशनल मूवमेंट चल रहे थे तब ये आइडिया कांग्रेस ने अपनाया था कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन जब आज़ादी मिलती है हमें तो इस आइडिया को पोस्टपोन कर दिया जाता है। क्यों पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि अभी अभी देश आज़ाद हुआ था और जो पार्टीशन उसकी वजह से कई सारे दंगे मार काट और बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं कि बहुत मतलब खराब सिचुएशन हो गई थी, जिसकी वजह से हमने इस आइडिया को पोस्टपोन कर दिया कि हम अभी नहीं करेंगे। मान लीजिए रीऑर्गेनाइज कर दिया और फिर से इस तरह के दंगे फसाद अगर स्टार्ट हो जाते हैं तो काफी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आजादी के बाद, आजादी के तुरंत बाद तो हम इसको नहीं करते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। और इसलिए भी पोस्टपोन किया क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनका भी अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पाया था, इसलिए हम आजादी के जस्ट बाद इस आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं या पोस्टपोन करते हैं, ड्रॉप नहीं करते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। फिर आफ्टर अ लॉन्ग मूवमेंट इन दिसंबर 1952, अब दिसंबर 1942 में आंध्र प्रदेश में कई सारे मूवमेंट चल रहे थे कि आंध्र प्रदेश को मतलब डिवाइड किया जाए लैंग्वेज के बेसिस पे। तो सबसे पहला जो स्टेट है जो लैंग्वेज के बेसिस पे बनता है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को बनाया जाता है, अलग किया जाता है लैंग्वेज के बेसिस पे। तो जब अब एक स्टेट बन गया है लैंग्वेज के बेसिस पे, तो इसकी वजह से अब सारे स्टेट्स, इसके बाद जितने भी स्टेट्स हैं उनको अब ये मतलब कहते हैं ना कि एक चीज अगर हो जाती है तो उससे रिलेटेड बाकी चीजें होने लगती हैं। तो इस लैंग्वेज के बेसिस पे अब एक बन गया तो उससे ही सब इंस्पिरेशन लेके सारे स्टेट जो हैं वो अब लैंग्वेज के बेसिस पे ही रीऑर्गेनाइज होने लगे। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। कब बनाया, 1953 में अपॉइंट किया इसको। तो इस कमीशन ने ये माना कि जो बाउंड्री है स्टेट की शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, कि जो स्टेट की बाउंड्रीज हैं वो लैंग्वेज की बाउंड्रीज होनी चाहिए। मतलब हम लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीजन करेंगे या रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे स्टेट्स का। फिर इसकी रिपोर्ट के बेसिस पे जब इसने रिपोर्ट दिया तो इसकी रिपोर्ट की वजह से द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये बनता है। कमीशन था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये रिपोर्ट अपनी पब्लिश करता है और इस रिपोर्ट की बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया जाता है 1956 में। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग इस एक्ट ने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेसिस पे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाया। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।